तो नेक्स्ट उस जो आपके अध्याय 2 हैं वन एवं वन्यजीव संसाधन, ठीक है। तो इसके क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहले यूनिट अपने कंप्लीट कर लिया, दूसरा देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले चीज़ इस चीज़ को देखना है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं भौतिक पर्यावरण में उसमें रहने वाले जीवों को, ठीक है। उसमें जितने भी जीव रहते हैं, ठीक है, सम्मिलित रूप से, ठीक है। कैसे सम्मिलित रूप से, उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। इसमें आपका प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण पूछ लेते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग पूछ सकते हैं और या इसके साथ भी पूछ सकते हैं। तो पहले होते हैं आरक्षित वन। क्या होते हैं, आरक्षित वन। इसमें क्या होता है, इन वनों को इमारती लकड़ी या वन उत्पादन के लिए आरक्षित कर लिया जाता है। मतलब इमारती लकड़ी अपना घर वगैरह बनाने काटते हैं ना, तो उसके लिए और कुछ उत्पाद बनाना है तो उसके लिए क्या कर लिया जाता है ना, आरक्षित कर लिया जाता है। इन वनों में पशुओं को चराने व लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती, ठीक है। ना तो यहाँ पे लकड़ी काट सकते हो ना इसे पशु चरा सकते हो, ठीक है, आरक्षित वन में। फिर क्या आपका संरक्षित वन। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए, संरक्षित वन है, ठीक है। इन्हें और अधिक मतलब और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा की जाती है, ठीक है। इसमें पशु चराने व खेती करने की अनुमति विशेष प्रतिबंधों में दी जाती है, ठीक है। क्या होती है, इसे पशु चराने व खेती करने की अनुमति विशेष प्रतिबंधों पर, ठीक है। नियम वगैरह होगी तभी मिलेगा इस पर, ठीक है। अवर्गीकृत वन, जो अवर्गीकृत वन, इसमें क्या होता है, इसमें लकड़ी काटने व पशु चराने में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें अवर्गीकृत है मतलब कोई इसमें वो नहीं है, रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो इसमें पशु लकड़ी काट लो और पशु चरा दो, दोनों इसी कह सकते हैं। अब इसमें वन प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समझ रहे हैं आज। तो वन प्राणियों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। सबसे पहला, वन जीवों की प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना। अब जो वन जीव होते हैं उनके अपन क्या करते हैं, जो उनका आवास होता है उसे क्या कर लेते हैं, क्षति कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। इस वजह से वो क्या होती है, उन्हें मतलब वो इधर उधर घूमते हैं और कोई फिर शिकार कर देता है उनका। नेक्स्ट है आपका वन जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। जो शिकार करते हैं लोग शौक के लिए, वो बंद हो जाए, इस तब बचेंगे वो। वन क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की जाए। लुप्त हो रहे जीवों का पुनः विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क अभयारण्यों की स्थापना करना। मतलब जो लुप्त हो रहे हैं उन्हें कहाँ पे, राष्ट्रीय पार्क में, अभयारण्यों में क्या कर रहे, उन्हें वहाँ पे रोका जाए। वन जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए। क्या कुछ लोग ईमानदारी से नहीं करते, खा लेते हैं पैसे, बस कुछ काम नहीं करते, ठीक है। तो ये है आपकी वन प्राणी संरक्षण के उपाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। जैव विविधता मतलब जो जीव होते हैं उन्हें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले कहता है वनों का निम्नीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन। क्या होता है आपका, जो वन होते हैं ना, इसमें क्या बोला, इसमें देखो, वनों की अति कटाव व निम्नीकरण से वन जीव और पौधों के नाश के कारण बनता है। जंगलों के नष्ट होने से वन प्राणियों के नित्यत आहार और आवास में समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब क्या हो जाएगी, वन कट जाएंगे तो उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, तो इस वजह से क्या होगा, उनका वो परेशान हो जाएंगे या मर जाएंगे, कोई शिकार कर लेगा, ठीक है। पहला तो यही कारण है। फिर जलवायु परिवर्तन। क्या जलवायु परिवर्तन, इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। उच्च तापमान, सूखे, बाढ़ और बदलते जलवायु के कारण वन प्राणियों और पौधों की प्राकृतिक आवासों में बदलाव हो सकता है और उनकी संख्या कमी हो सकती है। अब उन्हें जैसा जलवायु चाहिए वैसी ही नहीं मिल रही, इस वजह से क्या होती है, उनका और मतलब वो होता है, खतरे में पड़ जाती है वो लोग। जंगलों का प्रबंधन और उपयोग। वनों के गलत प्रबंधन और अनुशासनहीन उपयोग के कारण वन जीवों का नाश का सामना करना पड़ रहा है। अति वन उत्पादन, अवैध वन कटाई और जलवायु परिवर्तन की से प्राकृतिक वन जीवन का बिगड़ना एक आम समस्या है। क्या हो जाता है, वहाँ पे जंगलों का प्रबंधन कैसे करते हैं, अपने स्वाद के लिए काट लेते हैं। उनके जो मतलब वहाँ पे खाने, जिस जंगल कट जाएंगे वहाँ पे जानवर नहीं रहेंगे, जानवर का हो गया पलायन हो जाएगा, जिससे क्या होता है, जानवर को बड़ी समस्या आती है वहाँ पे रुकने में, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं। और प्राकृतिक आपदा तो जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि आकस्मिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, जलवायु,
ठीक है, परिवर्तन, इनसे भी क्या होता है, पर्यावरण के नाश की गति मिलती है। ठीक है, जिससे इससे क्या उनका नुकसान होता है या ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है। ठीक है, तो जो आपका क्या है, वनों मतलब जो वन जीव थे उनको बचाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1972 में। ठीक है, तब जाके उनकी बचत हो पाई। ठीक है, इसमें क्या गया, नेशनल पार्क वगैरह खोले गए। ठीक है, उनके जो शिकार पे पाबंदी लगाई गई। ठीक है, उनको बचाने के लिए काफ़ी मतलब नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जी क्या गया, इनकी स्थापना की गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन, जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, वनों को कैसे बचाया जा सकता है, तो किस प्रकार से बचाया जा सकता है, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगा के उन्हें काटे नहीं, अति चराई पर रोक लगाई जाए। ठीक है, वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। काटते हो किसी कारणवश तो क्या करें, एक वृक्ष काट रहा है तो 10 लगाए जाए। ठीक है, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना है। ठीक है, वन क्षेत्रों को संरक्षित करने का नितांत आवश्यकता है। लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, जो लकड़ी जलाते हैं उसको कम से कम करें। उनके लिए पूरक साधनों का विकास किया जाए, मतलब कोई दूसरा उपयोग किया जाए। वनों को हानि या कीड़े मकोड़ों, बीमारियों, आग आदि से सुरक्षित रखा जाए सके। वनों की उपयोगिता और उसकी महत्ता की जानकारी के लिए जन चेतना व जन जागरण पैदा की जाए। उन्हें बताया जाए कि वनों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वन आगे नहीं बचेंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिया आपने। तो यह एक मैप है भारत का, इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे, तो आप कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे, तो आप कहाँ लगाएंगे, इधर पे। ठीक है, ये आपका कहाँ पे, ये आपके मध्य प्रदेश के पास में, और ये कहाँ पे आपका, ये पंजाब की। ठीक है, और ये कहाँ पे, सादा सरोवर गुजरात की। ठीक है, रेहंद, ठीक है, रेहंद नदी पे, और ये यहाँ पे तलैया, ये आपका हीराकुद उड़ीसा में। ठीक है, ये नागार्जुन कर्नाटक में, नागार्जुन सागर जी कोयना है। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आपके जी हो जाएंगे, मैप आएगा क्योंकि आपका सामाजिक विज्ञान है बनाने के लिए। ठीक है, मैप नक्शा मिलेगा आपको, उसमें दर्शाने को मिलेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अध्याय आपका कौन सा है, भारत और समकालीन विश्व भाग 2। कौन सा है, भारत और समकालीन विश्व भाग 2, इतिहास का अध्याय 2 है। इसमें भारत में राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, तो क्यों थे जी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है इसमें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस में बोल्शेविक का तथा जर्मनी में नाजीवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था। ब्रिटिश सरकार को आशंका थी कि भारत के क्रांतिकारियों को इसमें मदद मिल रही है। सरकार को डर सता रहा था कि कोई आंदोलन आवश्यक होगा, अतः अराजकता और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक अधिनियम लाया गया, जिसका भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, मतलब जो क्रांतिकारी था कहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस में बोल्शेविकों का तथा जर्मनी में नाजियों का। ठीक है, तो जिसमें ऐसे क्रांति चल रही थी, किससे, उनसे आज़ादी के लिए। तो इन्हें भी डर था कि भारत में क्या ना हो जाए, ब्रिटिश के खिलाफ क्रांतिकारी ना लड़ बैठे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अधिनियम चलाया। कौन सा, रॉलेट एक्ट। तो इसके विरोध में क्या किया था भारतीय लोगों ने, इसमें मतलब विरोध क्यों किया गया था, तो इसलिए किया गया था, सुने। इस कानून के जरिए किसी भी भारतीय नागरिक को राजनीतिक कैदी के रूप में 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, मतलब सीधा जेल में पकड़ के बंद कर देगा और 2 साल तक बिना मुकदमे के आप जेल में रहेंगे। ठीक है, पहला तो यही था, मतलब सीधे उठाया और जेल में डाल दिया, कोई सुनवाई नहीं। दूसरा है, बिना सर्च वारंट के शंका के आधार पर किसी भी नागरिक के घर की तलाशी, मतलब शंका है बस, और वहाँ पे क्या चले जाए, किसी के घर में घुस जाए, मतलब कोई वारंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे और इसे काला कानून की संज्ञा दी, और लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, इस वजह से किया गया था। ठीक है, क्या किया था पहला, क्योंकि इसमें सीधा जेल पकड़ के जेल में डाल देते, कोई सुनवाई नहीं थी। दूसरा था आपका घर की तलाशी लेते थे बिना वारंट के, और तीसरा क्या था आपका, यहाँ पे मतलब परेशान कर रहे थे वो लोगों को, इस वजह से विरोध किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गांधी जी ने? तो असहयोग आंदोलन अपनी पूरे चरम पर था जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अपने पूरे चरम पर था जब महात्मा गांधी ने 1922 में इसे वापस ले लिया। इस आंदोलन को वापस लेने के उनके क्या कारण थे देखो। तो पहला था, महात्मा गांधी अहिंसा और शांति के समर्थक थे। जब उन्हें पता चला कि चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी कर 22 पुलिस वालों को हत्या कर दी गई। ठीक है, क्या किया था लोगों ने? पुलिस वालों को जला दिया था। ठीक है, पुलिस थाने में आग लगा दी। गांधी जी क्या थे? अहिंसक थे। तो जी इस वजह से वो क्या हो गए? गुस्सा हो गए। दूसरा था, उन्होंने सोचा यदि आंदोलन हिंसक हो जाए तो अंग्रेज सरकार और उग्र हो जाएगी और बहुत निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो इस वजह से 1922 में उन्होंने वापस लिया था, क्योंकि पहले लोगों ने 22 पुलिस थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस मर गए थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्या हो गया कि इसके बदले में अंग्रेज सरकार क्या करेगी? बहुत से निर्दोष लोगों को मारेगी। ठीक है, इस वजह से उन्होंने वापस ले लिया था आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये पूछा जाता है, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, हिंदुस्तान के एक पवित्र शहर अमृतसर में, जो अमृतसर है पंजाब में, अंग्रेजों ने किया मौत का एक तांडव था। अंग्रेजों ने क्या किया था? बहुत लोग मारे थे वहाँ पे। क्या देखते हैं, संपूर्ण देश में शोक के साथ रोष का माहौल ज्ञात हो कि अंग्रेजों द्वारा जबरन लाए गए रॉलेट एक्ट के विरोध में बड़े नेतृत्व किया था महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी को और सत्यपाल किचलू को क्या कर लिया? गिरफ्तार। तो इसके विरोध में क्या हुआ? 1913 में, कब? 1913 में क्या हुआ? बैसाखी पर्व के दिन जलियांवाला बाग जनसभा, मतलब एक क्या था? बाग था वहाँ पे। वहाँ पर क्या हुआ? आयोजन, एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। बाग के शहर में, जो बाग का शहर था, शहर से बाहर था। ठीक है, कहाँ था बाग? वो शहर से बाहर होने के कारण लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया है। मतलब वहाँ पे क्या किया था? मार्शल लॉ। अमृतसर के प्रशासक जनरल डायर ने इस सभा में कुछ सिपाहियों के साथ अवैध तरीके से घुसपैठ की और उन्होंने वहां गोलियां चलवाई। क्या कर दिया? गोलियां चलवा दी। इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इस हत्याकांड पर रिपोर्ट मांगने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन की स्थापना की। मतलब इस पे जो गोलियां चलवाई थी, इसकी जांच करने के लिए क्या हुआ? एक हंटर कमीशन की स्थापना हुई। इस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को सम्मान दिया गया। क्या दिया? सम्मान। बताओ, मार दिया और सम्मान भी दे दिया। मतलब हंटर कमीशन ने ऐसी रिपोर्ट दी। उसने बताया कि वह भारतीयों के मन में दहशत और विस्मय के भाव पैदा करना चाहता था, कि मतलब उन्हें डराना चाहता था, इसलिए मार दिया ताकि डर बैठा रहे। समस्त समाचार पत्रों से निवेदन है कि प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित कर भारतीय जनता के दुख में भागीदार बने तथा न्यायी अंग्रेज कांग्रेस के खिलाफ विश्व जनमत तैयार करने में सहयोग करें। ठीक है, तो जी आपका क्या हो गया? जलियांवाला हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइमन कमीशन। ठीक है, इसमें क्या है? साइमन कमीशन 22 फरवरी 1928 को, ठीक है, 1919 एक्ट के तहत यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 10 साल बाद सुधारों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसी के लिए इंग्लैंड की टोरी सरकार ने भारत में एक कमीशन भेजा जिसका नाम था साइमन कमीशन। यह कब? 1928 में। जॉन साइमन की अध्यक्षता। कौन था अध्यक्ष? जॉन साइमन में एक आयोग भारत आया। इस कमीशन का उद्देश्य भारतीयों के हितों का देखभाल करना था, जबकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। मतलब भारतीय की देखभाल करनी, और इसमें कौन नहीं है? भारतीय सदस्य नहीं है। इसलिए भारतीयों ने इस मिशन का बहिष्कार किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। जब आयोग लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे। कहाँ पे? लाला लाजपत राय लाहौर में। पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। क्या कर रहे? प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, कि उसमें कोई भारतीय नहीं है साइमन कमीशन में, और भारतीयों के लिए आया है, तो इस पर विरोध कर रहे थे वो। उन्हें पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और जिससे क्या हो गया? वो घायल और उनकी मृत्यु हो गई। इसी सभी समाचार पत्रों से, ठीक है, तो क्या हुआ बेटा? ये आपका साइमन कमीशन है। ठीक है, बाकी ये लाइन उसमें क्या जोड़ी गई है? मतलब एक
पेपर में बताई गई न्यूज़, ये पेपर की कटिंग टाइप में ली गई, ठीक है। तो ये नीचे नीचे बगैर न्यूज़ वगैरह, ठीक है। तो आप उनको क्या है मतलब सब साइमन कमीशन से, ठीक है। तो साइमन कमीशन अब समझ में आ गया आपको। 1928 में आया था, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या होगा, इसका विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं है। तो लाजपत राय को क्या लग गई थी, लाठी मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको कहानी के रूप में। एक क्वेश्चन आपका, चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसके बारे में क्या हुआ था, बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से जो आंदोलन चलाया उसे क्या बोलते हैं, चंपारण आंदोलन, ठीक है। ये आपका चंपारण बिहार में क्या हो, नील की किसानों पर जो नील की खेती करते थे उन्हें बहुत अत्याचार करते थे, तो इसलिए क्या किया गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसे क्या बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, तो कौन थे जी, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में नए वन कानूनों के लगाए जाने के प्रतिरोध में आदिवासियों का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, ठीक है। कि क्या हुआ था, जो कानून लाया गया था किसमें, दशक में वन कानूनों के लिए, ठीक है। तो उसके विरोध में उन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है, आदिवासियों का। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की, इसका क्या परिणाम हुआ, या अथवा में नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखे। तो क्या था इस पर, नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। पहले क्या था, नमक वगैरह का क्या नियंत्रण कौन करते थे, सरकार करती थी। गांधी जी ने इसे अन्याय मानते थे, गांधी जी जो क्या अन्याय मानते थे इसे वह एवं इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा नामक यात्रा पर निकले। कब निकले वो, 78 सहयोगियों के साथ, मतलब अपने दोस्तों या साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को निकले। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। क्या किया उन्होंने, खुद नमक बनाया, ठीक है। इसी के साथ नमक सत्याग्रह या सभी नमक आंदोलन आरंभ हुआ और सिख की पूरी देश में फैल गया, ठीक है। ये आपका नमक सत्याग्रह था, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले सरकार का क्या था, उस पर कब्जा था। 12 मार्च 1930 को वो अपने 78 सहयोगियों के साथ कहाँ पहुँचे, दांडी। और वहाँ पे उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे, वहाँ पे नमक बनाया, ठीक है उनने, जिससे नमक कानून टूट गया। एक क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। तो स्वराज पार्टी के बारे में क्या है, जानिए, आज जानते क्या है। असहयोग आंदोलन की एकाएक समाप्ति से, जो असहयोग आंदोलन था समाप्त कर दिया गांधी जी ने, उत्पन्न निराश और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के असहमत होकर पदत्याग का, मतलब उन्हें पदत्याग का था, कहा ना, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उसका। और 1922 में उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है। कब, 1922 में। स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य था देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा किए जाए। वे अंग्रेज़ों द्वारा भारत में चलाई गई सरकार परंपरा का अंत चाहते थे। उनकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमज़ोर कर, दमनकारी कानूनों का विरोध कर और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पदत्याग का सत्याग्रह में भाग लेना, ठीक है। वह क्या चाहते थे कि जो नौकरशाही हो, उनकी नौकरशाही लगी तो उनको समाप्त किया जाए और कामकाज में अवरोध पैदा किया जाए सरकार के, जो सरकार परिश्रम करती है अंग्रेज सरकार, ठीक है। तो उनकी ये नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैदा अपरदन के प्रमुख कारण लिखिए। ये आपका बड़ा में है, ठीक है। वैसे ही रहेगा आपका, इसमें आपको पॉइंट याद रखने हैं। जैसे पहला है वनों का विनाश, दूसरा अत्यधिक पशु चारण, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना और भारी वर्षा, ठीक है। इन पॉइंट को समझना है आपको, ठीक है। वनों का विनाश तो आप जानती है कि अपन क्या करते हैं, अब मतलब कहानी टाइम में अपन को दिमाग पर रखना है, लिखेंगे अपने मन से, क्योंकि याद नहीं होते, ठीक है। तो वनों का विनाश अपन कैसे करते हैं, लकड़ी आप किस लिए लाते हैं, जलाने लेके लकड़ी का पेड़ को काट लेते हैं, वो क्या करने के लिए, घर बनाने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वनों का विनाश होता है।
और अत्यधिक पशु चारण का, तो आपको पता है कि पशु एक ही जगह चराएंगे तो अब क्या होगा, वहाँ पे बंजर भूमि हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक ही जगह पशु नहीं चराना है, ठीक है। इसको देखो इसमें ये भी दिया गया, पशु चारण नियंत्रण न रखने की से भी जंगलों की घास काट ली जाती है अथवा जानवरों द्वारा चर ली जाती है। इससे भूमि की ऊपरी परत हट जाती है और भूमि कटाव होने लगता है। जो आपकी वो होती है घास, वो क्या चल लेते हैं वो लोग, तो वहाँ पे सब हट जाती है और पानी वगैरह गिरता है तो क्या बह जाती है पूरी मिट्टी। आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना, क्या करें, आदिवासी क्या करते हैं, झूमिंग कृषि। हमारे देश में अनेक स्थानों पर आदिवासी जंगलों को गरी साफ करके खेती, मतलब क्या करते हैं झूमिंग कृषि में जी, यहीं के पेड़ पौधे वहाँ का साफ करते हैं, फिर वहाँ पे कृषि करते हैं। तो ये क्या उनकी झूमिंग कृषि है। फिर उस भूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे पहली वाली भूमि का कटाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब वहाँ पे साफ कर लेंगे, वहाँ पे पूरा घास वगैरह काट देंगे, तो वहाँ पे पानी वगैरह आएगा तो वो बहेगी कि नहीं बहेगी। तो ये आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि होगी, ठीक है। फिर आप क्या, भारी वर्षा, क्या होती है भारी वर्षा। भारी वर्षा यानी मिट्टी का कटाव भारी वर्षा से होता है। अब मुझे पता भारी वर्षा होगी तो मिट्टी तो बहेगी, बहुत जगह की मिट्टी बह जाती है। तो इसमें क्या, 3 तरह के कटाव होती है। पहला परत का कटाव, पहली परत कट जाती है आपकी, फिर नाली का कटाव और फिर अंत में बाढ़ का कटाव, ठीक है। 3 समस्या, पहली परत का कटाव हो जाता है, फिर नाली के द्वारा कटाव होता है, फिर क्या होता है अंत में बाढ़ की कटाव। तो आपने समझ लिया इसको, तो आप अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को अपने हिसाब से लिखना। मैदा परिच्छेद का से क्या तात्पर्य, देखते हैं मैदा परिच्छेद का। मैदा परिच्छेद क्या होती है आपकी, मैदा के क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को देखने वाले उद्ध काट को मैदा परिच्छेद का कहते हैं। मतलब आपको पता है मैदा कैसी है, परतों में है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो आपकी क्या है, यहाँ पे मैदा परतों में है, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं आपको, जी है, जब भूमि की पता है, ठीक है। आपको पता है इसके नीचे जाएंगे तो और दो भूमि की परत मिलेगी, आप इसके नीचे जाएंगे तो और भूमि की परत मिलेंगी, इसके नीचे जाएंगे तो और। आपको पता भी है वैसे, ऊपरी वाले को भूपर्वटी बोलते हैं, भूपर्वटी, ठीक है, ठीक है, भूपर्वटी बोलते हैं, ठीक है। फिर मेंटल हो जाता है आपका, मेंटल बीच वाली परत को, फिर नीचे करोड़ हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है 3 परतों में वैसे भी है मैदा, ठीक है। तो आपको पता है मैदा अलग अलग है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मैदा परिच्छेद का, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, अब जब आपकी परत है तो इन्हीं को क्या होता है, जब इनका छिदाव होता है, मतलब छेद, मतलब क्या, देखो समझो इस चीज़ को। जैसे इसमें दिया गया आपको मैदा की क्रमिक क्षैतिज परतों पर, देख लिया अपन ने। विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले उद्ध काट को मैदा परिच्छेद कहते हैं। अब जैसे उनको दिखा रहे थे तो क्या थी, वही आपकी मैदा परिच्छेद का थी। अब इसमें देखो ऊपरी परत, ऊपरी मैदा, जो आपकी ऊपरी परत की ऊपरी मैदा ही वास्तविक मैदा की परत है। जो ऊपर की परत होती है उसी को आप यूज कर पाते हैं, उसी में फसल होती है, उसमें उसी में सब होता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। इसमें हुमस तथा जैव पदार्थों को पाया जाता है। अब हुमस तो यहीं पे आएगी, जैसे पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, लकड़ियाँ सड़ जाती हैं उसकी, तो क्या होती है, ऊपर ही रहती है, नीचे तो चली जाती हैं। पर दूसरी परत में क्या बेटा, उसे बोलते हैं उपमैदा। दूसरी परत में उपमैदा होती है, जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। अब जो भारी तत्व होंगे वो क्या होंगे, चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टुकड़े, बालू की गाद और चिकनी मिट्टी। अब तीसरी परत को अपक्षैत मैदा, इसमें क्या होता है, चट्टानी पदार्थ परत में अपक्षैत मूल चट्टानी पदार्थ, यहाँ पे क्या चट्टान वगैरह मिलती है आपको, ठीक है। चौथी परत में मूल चट्टानें होती है, चौथी परत में मूल चट्टानें। आप तो ऐसे अनुमान लगा लेंगे, जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे आपको पता है जो छोटी छोटी कंकड़ वगैरह वही, फिर इससे भारी तत्व होंगे यहाँ पे होंगे, फिर इससे भारी तत्व यहाँ पे होंगे, इस पे जो भारी तत्व होंगे, ठीक है। तो जी आपका क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपकी परतें होंगी।